अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट सामने आई है। योगेंद्र यादव ने पार्टी के पीएससी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही में हरियाणा के पार्टी संयोजक नवीन जयहिंद ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को छोड़ दिया है। योगेंद्र यादव ने हरियाणा में पार्टी की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए पीएससी से इस्तीफा दिया है, लेकिन पार्टी ने योगेंद्र यादव का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं किया। दरअसल हरियाणा में करारी हार के बाद राज्य के पार्टी संयोजक नवीन जयहिंद और योगेंद्र यादव में मतभेद चल रहे थे। खबर है कि योगेंद्र यादव हार का ठीकरा नवीन जयहिंद के सिर फोड़ना चाहते थे। योगेंद्र ने नवीन जयहिंद को कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। मतभेद के बाद नवीन जयहिंद ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया है। जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने उठाई थी वॉलंटियर की तरफ से कि भाई पार्टी में ये समस्या है तो इसको सोल्यूशन करना चाहिए। अब उस चीज को लेके और उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके हरियाणा के संदर्भ में भी योगेंद्र जी ने शोकॉज नोटिस भिजवाया था। दरअसल हरियाणा में पार्टी की करारी हार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। इसे लेकर नवीन जयहिंद ने सबसे पहले हार का योगेंद्र यादव के सिर ही ठुकरा फोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पार्टी की ओर से नवीन जयहिंद को कड़ी फटकार लगाई गई। एक हफ्ते पहले 24 मई को पार्टी की अहम सदस्य शाजिया इल्मी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त उन्होंने पार्टी के और विकेट गिरने के संकेत दिए थे। शाजिया ने कहा था कि पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उधर यूपी सरकार बदायूं गैंगरेप और हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गई है। सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि परिवार वाले लिखकर देंगे तो सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को पद से हटा दिया है। सूत्रों से खबर है कि उस्मानी भी प्रदेश सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं थे। बदायूं रेप और मर्डर केस ने लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बदायूं में पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उनके साथ मधुसूदन मिस्त्री भी थे। वहीं बदायूं में पीड़ित परिवार ने किसी भी तरह का मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। बेटियों के पिता ने राहुल गांधी से कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए। राहुल गांधी और पीड़ित परिवार के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत चली। इससे पहले राहुल गांधी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। राहुल ने बताया कि पीड़ित परिवार ने कहा है कि उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए। परिवारों ने कहा कि देखिए कॉम्पनसेशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारी जो बच्चियां हैं उनकी जो इज्जत है वो पैसे से वापस नहीं मिलने वाली। राहुल ने कहा कि पीड़ित परिवार ने उनसे कहा है कि उन्हें यूपी पुलिस न्याय नहीं दिला सकती क्योंकि उनका सिपाही खुद आरोपी है। इसलिए वो चाहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो। उसके बाद राहुल गांधी वारदात की जगह पर भी गए। वहीं राहुल गांधी से पहले कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने बदायूं जाकर रेप पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। ओझा के साथ पार्टी के कई और नेता भी मौजूद थे। बदायूं में गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में 5वां आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। 28 मई को बदमाशों ने 2 दलित बहनों से पहले गैंगरेप किया। उसके बाद उनकी हत्या करके शवों को पेड़ से लटका दिया। बदायूं कांड की गूंज यूएन तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र ने 2 दलित लड़कियों से रेप के बाद उनकी हत्या को एक भयानक अपराध बताया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डोरिक ने कहा है कि ऐसी घटनाओं पर कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं। इससे पहले कल यूपी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को घटना की रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मामले को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। झांसी से बीजेपी सांसद उमा भारती ने यूपी में रेप की बढ़ रही वारदातों के लिए एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को ही जिम्मेदार ठहराया है। उमा ने कहा है कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। मुलायम सिंह उन्होंने निर्भया केस में जो बयान दिया है वह तो मुख्य कारण बना है उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं के होने का। और मुलायम सिंह जी को अपने उस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए, नहीं तो ऐसी घटनाएं अभी रिपीट होंगी। बदायूं गैंगरेप केस पर उमा भारती ने कहा कि मुलायम सिंह यादव और उनके मंत्रियों के बयान अपराधियों के हौसले बढ़ाने वाले हैं। ये लोग भी बराबर के दोषी हैं। उमा ने कहा कि रेप केस की सुनवाई के लिए यूपी में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए और दोषियों को खुलेआम फांसी की सजा दी जाए। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाना चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए और सरेआम फांसी मिलनी चाहिए। मैं तो ये मांग करूंगी ताकि आगे से ऐसे कृत्य न हो सके। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा ने यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अखिलेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। बदायूं मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उनकी ही पार्टी के एक और नेता ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। राजस्थान के कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा ने कहा है कि पार्टी में सिर्फ राहुल और प्रियंका की ही बात होती है, जबकि कांग्रेस में कई अच्छे वरिष्ठ नेता हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम एडॉप्ट करना चाहिए, न कि थोपाथापी होनी चाहिए। अब कुछ
चंपू बयान दे रहे हैं, प्रियंका जी को लाओ, राहुल जी को लाओ। अरे प्रियंका जी, राहुल जी को लाओ, कुछ और भी सोचो, देश में सीनियर लीडर बैठे हैं। वहीं भंवरलाल शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़े परिवार में पैदा होने की वजह से उन्हें नेतृत्व दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी का नेता लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाना चाहिए। भंवरलाल शर्मा ने पार्टी आलाकमान से अपनी भड़ास निकालते हुए कहा है कि आंध्र प्रदेश और असम में हार के बाद अब कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करेगी। पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। भंवरलाल ने खुलेआम अपनी ही पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी में पैराशूट और ग्रास रूट वाले नेताओं के बीच दीवार खड़ी हो गई है। कांग्रेस विधायक भंवरलाल के बयान पर कांग्रेस महासचिव गोलमोल जवाब देते हुए ही नजर आए। दिग्विजय सिंह का कहना था कि हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें। हालांकि इस मुद्दे पर दिग्विजय साफ साफ कुछ नहीं बोले। इससे पहले केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टीएच मुस्तफा ने उन्हें जोकर करार दिया था और पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार बताया था। मुस्तफा को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, कांग्रेस से उनकी छुट्टी कर दी गई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एसपीजी डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में प्रियंका ने खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा हटाने की मांग की है। प्रियंका ने यह भी कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को विशेष सुविधा न दी जाए। प्रियंका का यह बयान ऐसे समय आया है जब गृह मंत्रालय ने प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा समेत कुल 25 वीवीआईपी की सिक्योरिटी की समीक्षा के संकेत दिए हैं। रॉबर्ट वाड्रा को गृह मंत्रालय की ओर से Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को सुरक्षा जांच से विशेष छूट मिलती है। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने इस छूट की समीक्षा के संकेत दिए थे। कांग्रेस ने पूरे विवाद पर कहा कि सरकार किसी की रहे सुरक्षा का मामला एक्सपर्ट्स पर ही छोड़ देना चाहिए। Congress party has not taken a position on this in the past, will not take a position on this in the future. It is a matter for the professionals of security to make decisions on security. इस मामले पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने प्रियंका गांधी के फैसले को जायज ठहराया। हालांकि उन्होंने मोदी सरकार को नसीहत भी दी कि प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा की सुरक्षा हटाने से पहले वो इस पर गंभीरता से विचार करें। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने प्रियंका वाड्रा की सुरक्षा मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा। तिवारी के मुताबिक यूपीए सरकार ने अपने समय पर बीजेपी नेताओं की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया और मोदी सरकार को भी इससे बचना चाहिए। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा प्रियंका गांधी के परिवार को एसपीजी सुरक्षा दिए जाने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि मेरी निजी राय है कि उनके परिवार को एसपीजी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनके परिवार ने अतीत में देश के लिए बड़े बलिदान दिए हैं। दिल्ली में बीजेपी पार्टी मुख्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों के अच्छे दिन आ गए हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी की जीत के लिए कड़ी मेहनत करने वाले कर्मचारियों को 3 महीने की सैलरी के बराबर बोनस देने का फैसला किया है। पार्टी के संगठन महासचिव रामलाल ने शुक्रवार को ही इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन इस पर औपचारिक मोहर प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के महासचिवों की बैठक में लगी। बोनस मिलने वाले कर्मचारियों में ऑफिस स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पीए, पीएस और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी का बीजेपी मुख्यालय के सभी कर्मचारियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इन कर्मचारियों से मुलाकात के दौरान पार्टी की कामयाबी में उनके योगदान के प्रति आभार जताएंगे। प्रधानमंत्री आवास में पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी सभी 10 महासचिवों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में नरेंद्र मोदी ने सभी को आने वाले विधानसभा चुनावों पर फोकस करने के लिए कहा। साथ ही कहा कि चुनावों में भाई भतीजावाद और पक्षपात नहीं होना चाहिए। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और अरुण जेटली के बीच नए अध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा है। खबर यह आ रही है कि जेपी नड्डा, ओम माथुर और अमित शाह में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के निलंबित कर्मचारियों के बचाव में वीसी से कर्मचारियों का निलंबन वापस लेने की अपील की है। स्मृति की पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज लीक करने पर इन कर्मचारियों का निलंबन हुआ है। वाइस चांसलर को अपना अपील भिजवा चुकी हूं कि वो कृपया इन ऑफिशियल्स को रीइंस्टेट करें। जब आप राजनीति में हैं तो आपको किसी भी प्रकार के प्रहार अथवा किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होना चाहिए। दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शिक्षा संबंधी जानकारी लीक करने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी ने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। दस्तावेजों से पता चलता था कि स्मृति ईरानी 12वीं पास हैं और उन्होंने डीयू में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था पिछले साल। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने स्मृति ईरानी की अपील पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि डीयू के वीसी से कर्मचारियों का निलंबन वापस लेने की अपील करने के लिए शुक्रिया स्मृति। अब देश के लोगों को जानने का मौका मिल सकेगा कि आपकी शैक्षिक योग्यता वास्तव में क्या है।
एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने भी डीयू के कर्मचारियों के निलंबन को गलत ठहराया। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 अधिकारियों को सस्पेंड करने का विरोध जताया। छात्रों ने कहा कि क्या बीजेपी इसी को अच्छे दिन आने वाले हैं, कह रही थी। मोदी कैबिनेट में आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को जगह न मिलने से शत्रुघ्न सिन्हा ने नाराजगी जताई। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि 75 साल से ज्यादा की उम्र के आडवाणी में हर तरह का पद संभालने की क्षमता है। खुद को मंत्री न बनाए जाने पर भी शत्रुघ्न सिन्हा की नाराजगी दिखी। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूं, आज नहीं तो कल अगर मोदी को लगेगा कि मैं सक्षम हूं तो मुझे जगह मिल जाएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सिंह ने कहा है कि सीबीआई उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। जब वो कांग्रेस में थे तब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। कल बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह को मंत्री बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी। दरअसल यूपीए सरकार में सोमैया ने राव पर बतौर रक्षा राज्य मंत्री एक रक्षा सौदे में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए थे। शहरी विकास मंत्रालय ने यूपीए के 55 मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा है। नोटिस में सभी को 26 जून तक बंगला खाली करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के समूह यानी जीओएम और ईजीओएम को भंग कर दिया है। उन्होंने ये फैसला लेते हुए कहा कि सभी पेंडिंग मामले संबंधित मंत्रालय देखेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है। वो लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने तक पद पर बने रहेंगे। खबर यह आ रही है कि इंदौर से बीजेपी सांसद सुमित्रा महाजन को स्पीकर बनाया जा सकता है। कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 5RCR में शिफ्ट हो गए। पीएम पद की शपथ लेने के 5 दिन बाद उन्होंने अपने सरकारी आवास में एंट्री की। इससे पहले तक वो गुजरात भवन में ही रह रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी तक के पीएम के आधिकारिक आवास 7RCR में रहते थे। 5RCR में मनमोहन अपने मेहमानों से मुलाकात करते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी 5RCR में रहेंगे और 7RCR में मेहमानों से मुलाकात करेंगे। लगभग एक दशक बाद प्रधानमंत्री आवास का पता बदला है। नरेंद्र मोदी बंगला नंबर 5 में रहेंगे। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी इस बंगले में रह चुके हैं। काले धन के मुद्दे पर गठित हुई एसआईटी की पहली बैठक दिल्ली में 2 जून को होगी। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव ने बैठक के लिए एसआईटी के चेयरमैन एमबी शाह और वाइस चेयरमैन पूर्व जस्टिस अरिजीत पसायत को इसकी जानकारी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन को गुजरात पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है। मेहसाणा में जहां जसोदाबेन रहती हैं, वहां 3 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीसीए यानी कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके करीबी अमित शाह जीसीए के उपाध्यक्ष हैं। पाक अधिकृत कश्मीर का नाम बदलकर पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस भेजा जाएगा, साथ ही पश्चिमी पाक से आए लोगों को भी वापस भेजा जा सकता है। नागपुर में आरएसएस के सर कार्यवाहक कृष्ण गोपाल ने भी जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर बहस कराने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि संघ इस मुद्दे पर बहस चाहता है जिससे सभी मतभेद दूर किए जा सकें। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर अजीत डोवाल को देश का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। इससे पहले शिवशंकर मेनन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। जम्मू के एक होटल में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। होटल में आग रात करीब 2 बजे लगी। आग लगने के वक्त लोग गहरी नींद में सो रहे थे। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। होटल का नाम नीलिमा होटल है। बताया जा रहा है कि यह होटल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता चंद्रमोहन का है। सुपरफास्ट 100 में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तूफान के बाद तबाही के निशान। सहवाग की सुनामी में कैसे उड़े धोनी और दिल्ली में आया दुनिया का सबसे बड़ा विमान। कहीं नहीं चाहिए, बने रहिए हमारे साथ। एक फोन कॉल और सहवाग के दिल में आग लग गई। मेरे बेटे को ताना मत मारो। रंजुद्ध न्यू लेस चिली लेमन, विकेट चिलीज और नॉटी लेमन्स का टेस्ट ऐसा छाए पंगे का मूड बन जाए। और बनाए मैजिकल लेस।
लाइसेंस लाइसेंस नहीं है तो थोड़ा चाय पानी। चाय पानी। अंकल चल रास्ता ना। अरे कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? बड़ी दूर